जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। भारत में G20 होने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आसियान की वैल्यू क्या है, वो हमारे लिए समझना बेहद ज़रूरी है। और क्यों चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिहाज से भी आसियान बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये संगठन और कैसे ये काम करता है और क्यों भारत के लिए ज़रूरी है, आज इसी पे बात होगी। आसियान देशों की संख्या 10 है, जिसमें थाईलैंड को शामिल करें, म्यांमार को, लाओस को, वियतनाम को, कंबोडिया को, फिलीपींस को, ब्रुनेई को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, सिंगापुर को। ये वो तमाम देश हैं जो हिंद प्रशांत महासागर के लिए बहुत जरूरी हैं और मलक्का स्टेट के आसपास बसे हुए हैं। यहीं से चीन का अधिकतर सामान गुजरता है। एक और बात कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भारत को नजर रखने के लिए इन देशों की जरूरत है। 1990 में भारत लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई और इन देशों से संबंधों को और मजबूत किया। दक्षिण पूर्व एशिया में संभावनाओं की तलाश जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत की गई। भारत आसियान में व्यापारिक समझौता भी है। भाई आसियान के कई देश चीन की दादागिरी से परेशान हैं। भाई भारत, म्यांमार, थाईलैंड एक त्रिपक्षीय राजमार्ग भी बना रहे हैं, जिससे भी चीन परेशान है। तो आसियान भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये हमने एक्सपर्ट से समझने की जरूरत की कि आखिरकार ऐसा क्यों कि G20 समिट हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आसियान भी जा रहे हैं सिर्फ 2 दिन पहले। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। एक बार फिर से समय देने के लिए सर शुक्रिया। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आपके शो में फिर से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। दरअसल आसियान समिट हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी आसियान में जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा उस वक्त बहुत अहम हो जाता है संजीव जी, जिस वक्त चीन का एक नया मैप सामने आया है। उसमें आसियान कंट्री के कई देशों की जगह पर भी उसने दावा किया है। भारत पर तो दावा किया ही है, आसियान कंट्रीज के भी कई आइलैंड्स है, उसकी जमीन है, उस पर ऊपर उसने दावा किया है और पूरा साउथ चाइना सी को उसने अपना बता दिया है। तो किस प्रकार से हम प्रधानमंत्री मोदी के आसियान इसके दौरे को देखें, कैसे देखें सर? देखिए राजेश जी, आसियान को भारत अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की केंद्र में रखता है और भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसमें आसियान सेंट्रलिटी है। और आसियान के जो 10 देश हैं उसको उसके साथ भारत के जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। 2014 में ही भारत और आसियान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया था और भारत और आसियान के बीच का जो व्यापारिक संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। अगर 2022-23 के फिगर्स की बात करें तो ये जो बायलैटरल ट्रेड था वो अबाउट $131 बिलियन का था, जो कि भारत के जो ओवरऑल जो इस ईयर का जो ट्रेड है उसका अबाउट 11% है। और इंडिया यू का जो ट्रेड है जो कि सबसे बड़ा ट्रेड है, उसके बाद इंडिया आसियान का दूसरे नंबर का ट्रेड आता है। और भारत और आसियान के बीच में अब पिछले वर्ष इस पूरी पार्टनरशिप को कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया गया है, इसको एलिवेट किया गया है। और इस तरीके की एलिवेशन के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की और भारत और आसियान की ये पहली ऐसी बैठक होगी कि जो कि कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के होने के बाद हुई है। साथ ही साथ हमने राजेश जी ये भी देखा कि व्यापारिक संबंध तो बढ़ ही रहे हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो भारत और आसियान के बीच के जो डिफेंस और सिक्योरिटी के जो कोऑपरेशन है वो भी गहरा हो रहा है। अभी हाल के समय में भारत और आसियान ने एक साउथ चाइना सी में एक ड्रिल भी की थी और आने वाले जो समय में इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आसियान के लीडर्स के साथ जो बात होगी उस पे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर विशेष रूप से फोकस हो सकता है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में और विशेष रूप से साउथ चाइना सी में जो उसके एकाधिकार का दावा है, साउथ चाइना सी के 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जिस तरीके से वो अपनी टेरिटरी मानता है, वो काल्पनिक जो 9 डैश के माध्यम से वो पूरे क्षेत्र पर एकाधिकार की बात करता है, वहां के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को जाहिर है कि वो डिसरप्ट करना चाहता है।
तो ऐसे में आसियान के 4 ऐसे देश हैं कम से कम कि जो कि चाइना की इन विस्तारवादी नीतियों की वजह से पूरे साउथ चाइना सी में काफी उनके अपनी टेरिटरीज पर चैलेंज आता है, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पर चैलेंज आता है। तो आसियान चाइना की विस्तारवादी प्रवृत्ति से जाहिर है कि वो एक चिंतित रहता है। आसियान में कुछ ऐसे देश एक दो अवश्य हो सकते हैं, लाओस, कंबोडिया जैसे राष्ट्र कि जिनका की झुकाव थोड़ा चाइना की तरफ टिल्ट दिखाई देता है। लेकिन आसियान के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना की विस्तारवादी जो प्रवृत्तियों से वो चिंतित हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, मलेशिया जैसे जो राष्ट्र हैं, ये चाइना की विस्तारवाद से प्रभावित है। और अभी चाइना ने जो एक तथाकथित जो है स्टैंडर्ड मैप जो जारी किया, उसमें जिस तरीके से भारत के अरुणाचल प्रदेश के अलावा साउथ चाइना सी के तमाम राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में दिखाया, उससे तो ये चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और ये बात बहुत क्लियर है कि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए खतरा है। चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के जो राष्ट्र हैं, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। और चाइना के इस खतरे को ध्यान में रखते हुए, इस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए, भारत और आसियान के देशों का कोलैबोरेशन यदि बढ़ता है, जिसमें कि जैसे कि ट्रेड और इकोनॉमी का कोलैबोरेशन तो पहले से ही बढ़ रहा है, एफटीए के साइन हो जाने के बाद से ही, 2014 के बाद से ही, और अभी जो डिफेंस और सिक्योरिटी का जो कोऑपरेशन है, वो भी अब दोनों जो पक्षों की तरफ से बढ़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, छोटी बात अगर मैं समझूं तो जिस चीन का अल्टरनेटिव भारत बन रहा है, या चीन से बचाव के लिए ये आसियान कंट्री जो है वो भारत की तरफ देख रहे हैं? देखिए, आसियान में जो कुछ ऐसे जो राष्ट्र हैं जो कि चाइना के विस्तारवाद से चिंतित नजर आते हैं, चाइना के विस्तारवाद से वो खतरे में हैं, उनकी टेरिटोरी खतरे में है, वो निसंदेह भारत की तरफ अवश्य देख रहे हैं। और आसियान के ज्यादातर जो राष्ट्र हैं वो चाइना के विस्तारवाद से चिंतित हैं। कुछ एक राष्ट्रों को अगर छोड़ दें जिनके कि चाइना के साथ पुराने परंपरागत संबंध रहे हैं, और कंबोडिया जैसा राष्ट्र, लाओस जैसा राष्ट्र, तो ऐसे में लेकिन अन्य जो राष्ट्र हैं वो चाइना के विस्तारवाद से चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध अगर बेहतर हो तो उससे उनकी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उनकी जो डिफेंस पोस्चर है, वो चाइना के विरुद्ध सशक्त और मजबूत होगी। चाइना के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए ये बेहद आवश्यक है कि जो भी राष्ट्र हैं जो चाइना के साथ डील कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करें, क्योंकि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि ताकत की भाषा ही समझता है और चाइना के साथ ताकत से ही डील किया जा सकता है। चाइना को यदि मैनेज करना है उसके साथ संबंधों को, उसके खतरे को डील करना है, तो उसके लिए ताकत पैदा करनी पड़ेगी। और ये ताकत जो है साउथ चाइना सी के अनेक राष्ट्र कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारत और वियतनाम के बीच का जो डिफेंस कोऑपरेशन कितना बढ़ रहा है। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स दी हैं और फिलीपींस के साथ आने वाले समय में कई और बड़े रक्षा करार हो सकते हैं। और जाहिर है कि जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति है। और भारत जैसे कि मैंने कहा कि जो इंडो पैसिफिक भारत की स्ट्रेटजी है उसमें आसियान की सेंट्रलिटी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की भी सेंट्रलिटी आसियान है। और आसियान आसियान के देशों के साथ भारत का जो संपर्क है वो लगातार गहरा हो रहा है। ईस्ट एशिया समिट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो बातचीत होगी उसका भी एक बड़ा महत्व है। और इस बात की भारत लगातार कोशिश करेगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उस पर कोई एक देश खतरा न पैदा करे, और उसके लिए ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कैसे बना करके रखा जाए, इसके लिए भारत और आसियान के देशों का जो सहयोग है वो बेहद आवश्यक है, और भारत का जो नेतृत्व है वो भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल और एक छोटा सा जवाब मैं उसका भी चाहूंगा कि इसमें अमेरिका का क्या रोल दिख रहा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आ रही है, पहले बाइडेन ने आना था, लेकिन अब खबर है कि कमला हैरिस जो है वो आसियान कंट्री में आ रही है। तो तमाम कई ऐसे दुनिया भर के संगठन है जहां पे अमेरिका है, आसियान में अमेरिका का क्या रोल है सर?
सर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी जो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के स्ट्रेटजी है, उसमें वो आसियान को केंद्र में रख के चलता है। आसियान बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 10 देश शामिल हैं, और ये जो 10 देश हैं, ये जाहिर है कि इस क्षेत्र की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज भी हैं। उनका पूरे क्षेत्र की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा रोल वो प्ले करते हैं, और जाहिर है कि उस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के क्षेत्र में, और विशेष रूप से जो साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है, उसमें साउथ ईस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जो ये जो 10 देश हैं, वो जाहिर है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में निभाते हैं। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका कि लक्ष्य इंडो पैसिफिक रीजन के नियम आधारित व्यवस्था को बनाकर रखना है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाहे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट हो, या अनइम्पीडेड कॉमर्स हो, इसको बनाए रखने में के लिए ये बेहद आवश्यक है कि अमेरिका आसियान के 10 देशों के साथ अपने संपर्कों को लगातार गहरा रखे, मजबूत रखे। और अमेरिका अपने आप को एक सिर्फ अमेरिका ये नहीं कहता कि हम जो है एक अमेरिकन कंटिनेंट के हैं, वो अमेरिका कहता है कि हम एक पैसिफिक पावर भी है। और अमेरिका जो है अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन में अपने प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए वो आसियान देशों के साथ अपने संपर्क को बनाए रखना उसकी अनिवार्यता है। और यदि चाइना के चैलेंज पर लगाम लगाना है, यदि चाइना के चैलेंज को ठीक तरीके से डील करना है, तो आसियान को केंद्र में रख करके लोकतांत्रिक राष्ट्रों को चलना पड़ेगा। और भारत भी ऐसा ही कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ऐसा ही कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और जापान का भी दृष्टिकोण यही है। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंपॉर्टेंट समय देने के लिए, तमाम चीजें समझाने के लिए। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद, वेलकम।